नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों का सहयोग हमें पूरा मिल रहा है और आपने जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हैं, मैं उस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए आपके सपने को साकार करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। कुछ दोस्तों का कमेंट रहा कि भैया मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है, तो मैंने आज हिंदी की शुरुआत किया है। दोस्तों, आप यूपी पुलिस 52,000 के कैंडिडेट हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,000 नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में तैयारी कैसे करें और किस स्ट्रेटजी पर आपको तैयारी करनी है, इसके लिए मैंने कई वीडियो मैंने बनाया है। बीच बीच में मैं मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज मैं शुरुआत कर चुका हूँ हिंदी का। ये मेरी हिंदी का पहली क्लास होगा। आपके मन मस्तिष्क में जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस को लेकर के चल रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए ही यूट्यूब पर आया हूं और आपकी सफलता के लिए ही मैं यूट्यूब पर आया हूं। आपको सफल कराऊंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करूंगा। आज मेरा जो वीडियो है वो हिंदी का पहला चैप्टर होगा और हिंदी की शुरुआत दोस्तों स्वर और व्यंजन से होती है। मैं शुरुआत बिल्कुल शून्य से करूंगा और आपको शिखर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा दावा है। अगर आप लोग वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन करिए और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे वीडियो को देखेंगे। यूपी पुलिस 52,000 नई भर्ती की तैयारी मैंने प्रारंभ करवा दिया है। अगर आप लोग भी हमारे साथ इस महाकुंभ में साथ आते हैं तो आप यकीन मानिएगा आपकी सफलता 100% निश्चित होगी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे और आप अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। तो चलिए अधिक बातें न करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूँ कि हिंदी का जो यूपी पुलिस में वेटेज होने वाला है वो 37 नंबर का होने वाला है। ठीक है, हिंदी का जो वेटेज होने वाला है वो 37 नंबर का होता है और मैं आपसे यह दावा 100% करता हूं, अगर आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती तक और वर्दी तक आप हमारे साथ रुके होते हैं तो 37 में से 37 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे और 37/37 मार्क आपका कितना होगा? 37/37 होगा। ठीक है, हिंदी में मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप 37 में 37 क्वेश्चन सही करेंगे और अपनी वर्दी के सपने को पूर्ण करेंगे अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं। मैं आपको थ्योरी ज़्यादा बताऊंगा और प्रैक्टिस भी उतना ही कराऊंगा। ठीक है, मैं आज शुरुआत कर रहा हूं हिंदी के वर्णमाला की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ण की। वर्ण किसे कहा जाता है? हिंदी की जो शुरुआत होती है वर्ण से होती है। ठीक है, वर्ण किसे कहा जाता है? दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है दोस्तों, मैं वीडियो को पब्लिश कर रहा हूं। मैं वीडियो को लाइव नहीं चला पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है और इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी नहीं है फाइनेंशियल कि मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर पाऊं। इसलिए मैं वीडियो को पब्लिश कर रहा हूं। तो आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता तो आप डायरेक्टली लाइव हमसे मुखातिब होते और बातचीत करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा मित्रों, आप जो है हमारे द्वारा बोले गए जितने भी शब्द होंगे अगर आप लिखेंगे तो आपका 100% फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। मैं बात करता हूं वर्ण की। अब मैं यहां पर अगर परिभाषा लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आपको भी समस्या होगी। मैंने बार बार कहा है आपको क्वालिटी से मतलब है, आपको क्वांटिटी से नहीं मतलब होना चाहिए। यही वर्ण का चैप्टर लोग एक घंटे में करवाएंगे, लेकिन मैं यही वर्ण का चैप्टर आपको 15 मिनट में करवाऊँगा और आप जो है वर्ण से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा आप जो है इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की परिभाषा की अगर बात की जाए मित्रों, आप लिखिए लघुत्तम ध्वनि संकेत को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हो गई मित्रों। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो आप हमारी वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप लिख लीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए। ऑनलाइन सिस्टम है, आप मुझे जितनी बार पीछे करेंगे मैं वही शब्द बोलता हुआ आपके सामने मुखातिब होऊंगा। आज नहीं 100 वर्षों के बाद अब भी अगर यूट्यूब रहा तो आप मुझे उसी वे में बुला सकते हैं। ठीक है, तो आप पीछे करके आप देख लीजिएगा। लघुत्तम ध्वनि संकेत को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब लघुत्तम ध्वनि संकेत क्या होता है मैं इसे आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। दोस्तों, आपके
आपके मुख से जो बातें निकलती हैं, आपके मुख से शब्द निकलता है ना, आपके मुंह से ही निकलता है, ऐसे संकेत, ऐसे ध्वनियों का संकेत, ऐसे ध्वनि का संकेत जिसका टुकड़ा ना हो सके, जिसका कोई विभाजन ना हो सके, उसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसी ध्वनि संकेत, ऐसा ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, वही कहलाता है वर्ण। ठीक है, जैसे हो गया का, हो गया खा, हो गया, ये सभी जो क्या है, वर्ण है। ठीक है, आइए अब आगे हम बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दोस्तों हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए, स्वर किसे कहते हैं, एक रटा रटाए परिभाषा लोग याद करते हैं, लेकिन मैं आपको ये दावा करता हूं कि आप रटेंगे नहीं। मेरे साथ अगर इत्मीनान से रहेंगे तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और मैं एक चीज़ ये भी कहता हूं, मैं इसे आपको लिखने के लिए एकदम बाध्य नहीं करूंगा, आप इसे लिखिए ही। मैं अंत में 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपकी यूपी पुलिस में आएगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, अंत का मेरा 4 क्वेश्चन वही देख लेते हैं, तब भी आपका सफलता 100% हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, चलिए देखिए, स्वर किसे कहते हैं? ऐसी संकेत, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। एक रटा रटाया परिभाषा है और सभी शिक्षक यही बताते हैं और हम भी यही बता रहे हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो कहलाते हैं स्वर। ठीक है, अगर बात की जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं स्वर कितने होते हैं। स्वरों की संख्या जो हिंदी में बताई गई है मित्रों, वो 11 बताई गई है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा वो यही क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा मित्रों, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर बात की जाए वो कौन कौन से हैं, तो अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ठीक है, यही 11 स्वर हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने लिखा अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपने गिन लिया होगा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब इसमें भी छांटना पड़ता है, मतलब स्वर में भी कई पार्ट हुए हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों हिंदी में स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो है मित्रों 2 प्रकार के होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। छोटे स्वर को छोटा कहेंगे, बड़े स्वर को बड़ा कहेंगे। तो आप इसमें से छोटा स्वर छांट लीजिए, ह्रस्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे चीज़ें, मैं जो आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वर, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, तो मित्रों हिंदी में मूल स्वर होते हैं केवल 4। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया गया है, यूपी पुलिस की एग्जाम में भी 2009 का जब आप एग्जाम का पेपर उठाएंगे तो उसमें पूछा गया है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। ठीक है, यही 4 स्वर होते हैं हिंदी में। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, अगर बात की जाए दीर्घ स्वर, ये तो यही दोस्तों दीर्घ, यही ह्रस्व होंगे, यही छोटे हैं। अ, ई हम बचपन में छोटा अ इसे पढ़े हैं, इसे छोटी ई पढ़े हैं, इसे छोटा ऊ पढ़े हैं, इसे री पढ़े हैं। री में भी 2 होते हैं, एक छोटी री होता है और इसी के नीचे लगा दिया जाए तो बड़ी री होता है, लेकिन बड़ी री का जो औचित्य है ये संस्कृत के व्याकरण में है, हिंदी के व्याकरण में नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो आ ई उ री यही 4 मूल स्वर होते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उसके बाद यही जो है ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है, यही ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं। अब बात की जाए दीर्घ स्वरों की, बात किसकी की जाए? दीर्घ स्वरों की। दीर्घ कौन कौन से होते हैं? जो बकिया बच रहे हैं, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ। मैं इसे इस वजह से बोल रहा हूँ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, क्योंकि आप हमसे आपका जो एक सामाजिक और एक जो शाब्दिक लगाव है, एक जो देसी लगाव है, वह उत्पन्न हो सके। आप छोटे थे तो आपने बड़ा आ बड़ी ई पढ़ा होगा, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ी री नहीं होगा क्योंकि वो संस्कृत व्याकरण में होता है। ये जो ए है, ए भी आता है, ए भी आता है, ओ भी आता है और ओ भी आता है, ठीक है। ये किस में गिने जाएंगे? इन्हें जो है दीर्घ स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्वर के बारे में आप आसानी से पता पा गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ व्यंजन के बारे में, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 11 होती है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 4 बताएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे? आप 7 बताएंगे, ठीक है। 7 दीर्घ स्वर होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं। अब स्वर में एक आपने पढ़ा होगा अंक और अह भी आते हैं। अंक को क्या कहा जाता है? अंक को इसे कहा जाता है, इसे अनुस्वार बोला जाता है, ठीक है, इसे अनुस्वार बोला जाता है। और अह को क्या बोला जाता है? इसे विसर्ग बोला जाता है, ठीक है, इसे विसर्ग बोला जाता है। और इन दोनों को मिला करके अयोग वाह की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया है? अयोग वाह की श्रेणी में रखा गया है। क्यों अयोग वाह इन्हें कहा जाता है? अब अयोग वाह का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। इन्हें अयोग वाह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। जब अंग आप पढ़ेंगे तो इसमें अ और न है, ठीक है, क्योंकि इसमें अ स्वर है और न व्यंजन है। और अह जब आप पढ़ेंगे इसमें अ है और ह है, ठीक है, इसमें अ है और ह है। अर्थात जिस वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों साथ आ जाते हैं वही अयोग वाह कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्वर के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर लिया होगा। अब आइए देखिए, इन्हें स्वर की श्रेणी में इसी वजह से नहीं रखा जाता है क्यों 11 ही स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। मित्रों, स्वरों में एक प्रकार होता है पुलुत स्वर का। आपको मैंने क्या क्या बताया? आपको मैंने बताया कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहली बात मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप डायरेक्टली उत्तर बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। इसमें आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप रट लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। उसके बाद मैंने बताया कि वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैं चर्चा किया स्वर के बारे में। मैंने स्वर के बारे में आपको बताया। स्वर के बारे में बताने के बाद मैंने कहा स्वरों की संख्या 11 होती है। उसके बाद एक चीज़ मैंने बताया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया 2 प्रकार के स्वर जो हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक स्वर और होता है, कई लोग हमें ज्ञान देने आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए स्वर में एक प्रकार प्लुत स्वर भी होता है जिसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अब आप कहेंगे प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर उसे कहते हैं जैसे आप बोल रहे हैं ओम। क्या बोल रहे हैं? जब आप ओम बोलेंगे काफ़ी देर तक जो मात्राएं होती हैं उसे इंग्लिश के यस की तरह से बिहेव किया जाता है, मतलब डिकोड किया जाता है इंग्लिश के यस की तरह से। जैसे आपने कहा ओम, जो बीच में जो दूरियां बन रही है, जो समय अंतराल बन रहा है, उसे हम इंग्लिश के यस से प्रदर्शित करते हैं। यही प्लुत स्वर होता है। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने उस पर चर्चा कर दिया है। अब हम आपसे बात करते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, व्यंजन उसे कहते हैं ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा,
ऐसे वर्ण जिन्हें स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है या स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, तो आप आसानी से उत्तर दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? 33 होती है। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप हमारे साथ लिखने का प्रयत्न करिएगा। व्यंजन जो है एक होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। एक होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, एक होता है ऊष्म व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। अब हम आगे आपके बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए एक एक को लेकर के हम धीरे धीरे चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्पर्श व्यंजन उसे कहा जाता है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के विभिन्न हिस्सों को टच करेगी, स्पर्श करेगी। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो स्वर उच्चरित होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। तो एक बार पुनः आप लिख लीजिएगा, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप लिखिएगा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारा जीभ हमारे मुख के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करते हुए आवाज़ बाहर निकाले, वही होता है स्पर्श व्यंजन। आइए चलिए हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया है क वर्ग, एक को कहा गया है क वर्ग, एक को च वर्ग, एक को ट वर्ग, एक को ता वर्ग, एक को पा वर्ग। अब इसमें मित्रों क्या किया गया है, इसमें 5-5 स्वरों को रख दिया गया है, 5-5 व्यंजनों को रख दिया गया है। इसमें किसे किसे रखा गया है? क, ख, ग, घ और ङ को रखा गया है। इसमें च, छ, ज, झ और य को रखा गया है। इसमें ट, ठ, ड, ढ और ड़ को रखा गया है। ठीक है, और इसमें त, थ, द, ध और न को रखा गया है। और इसमें प, फ, ब, भ, म को रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे एक वर्ग में 5 व्यंजन को रखा गया है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। देखिए उच्चारण का स्थान है क वर्ग कंठ से बोला जाता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें पूरा उच्चारण स्थान आपको याद करवा दूंगा। यहाँ पर मेरा केवल और केवल उद्देश्य है कि आप स्वर और व्यंजन को सीख पाएँ जिसकी शुरुआत हिंदी में पहले होती है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ होता है। च वर्ग में क्या होता है? ट वर्ग में आप अच्छी तरीके से सीख पाए होंगे। इन्हें ही कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसी में से ये जो ड और ढ है, आप ध्यान से सुनिएगा। इन्हें इस तरीके से भी कई जगह लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए इन्हें इस तरीके से भी लिखा जाता है, ड और ढ को ड़ और ढ करके। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए आप लिखिए एक वस्तु वहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप इस ड़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस ड़ का प्रयोग करेंगे पढ़ना में। और आपसे कहा जाए आप लिखिए पढ़ाई के लिए, तो आप इस पढ़ाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इस पढ़ाई का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ बता दूं, ये जो अतिरिक्त 2 व्यंजन निकल करके आते हैं, इन व्यंजनों को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। आप इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। कहीं कहीं पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ढ के बाद ढ के नीचे जो बिंदी लग जाती है और ढ के नीचे जो बिंदी लग जाती है, इन्हीं दोनों को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो चलिए और आगे हम बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 5-5 बांट करके इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। ये चलिए अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है य, एक होता है व, एक होता है र और एक होता है ल।
यही इन्हीं चारों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे परीक्षा में क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। यहाँ से अंतस्थ व्यंजन से स्वर नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे आएगा कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो मित्रों, हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अर्ध स्वर यही य और व, इन्हीं दो को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर कहा जाता है, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। अब आप इसका रीजन, हर एक बात में अगर आप हमसे प्रश्न करेंगे क्यों य और व को अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, तो इन्हें इस वजह से कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए आप गई लिखिए, तो आप गई इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप गई इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ई के स्थान पर हम या पे बड़ी ई की मात्रा लगा करके यूज कर दे रहे हैं, इस वजह से यह जो है स्वर की श्रेणी में भी आ जाता है। इसी वजह से इन्हें जो है अर्धस्वर कहा जाता है। हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? यह है और वह है। और वही बात रही बात संस्कृत के व्याकरण की, अगर संस्कृत के व्याकरण में आपसे पूछा जाए कि अर्धस्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत के व्याकरण में अर्धस्वर इन चारों को माना जाता है। य व र ल, ये चारों जो है अर्धस्वर की संख्या में आते हैं, श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, चलिए, ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 7 होती है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स और ह। इन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? इन्हें ऊष्म व्यंजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब आप अपने मुख से श को बोलेंगे, श को बोलिए और अपने आगे हाथ लगाइए, तो आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके मुख से जो है गर्म हवा निकल रही है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इस वजह से मैं बीच में क्वेश्चनों की भी चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है स्र। इन्हें ही कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब आपके सामने मैं पूरा डिटेल रखता हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ाया है। आज मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। उसके बाद मैंने बताया हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। उसके बाद मैंने बताया स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। उसके बाद मैंने बताया अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, अंक और अह को अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद मैंने बताया, उसके बाद क्या बताया, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन मैंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं। उससे पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। ठीक है, उसके बाद मैंने दीर्घ स्वर भी बताए थे, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता था। उसके बाद मैंने प्लुत स्वर भी आपको बताया था, प्लुत स्वर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने व्यंजन पर चर्चा किया। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। मैंने बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या कभी कभी पूछा गया है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन क्या कौन कौन से होते हैं, तो आप ड और ढ के नीचे बिंदी लगा करके याद रखिएगा, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अर्धस्वर किसे कहा जाएगा। अर्धस्वर आप य और व को कहेंगे। क्यों कहेंगे अर्धस्वर, मैंने उसे भी बताया, क्योंकि गई और गई में इस तरीके के अंतर होता है। ठीक है, ई के स्थान पर य के बड़ी ई की मात्रा लगा करके आप यूज कर देते हैं, इस वजह से इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन की बात। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। ठीक है, इन्हें 2 व्यंजनों की सहायता से बोला जाता है। जैसे बात की जाए छ किससे मिलकर बनता है, छतरी वाला छ, तो ये च और छ से मिलकर के बनता है। ठीक है, च और छ से मिलकर के छतरी वाला छ बनता है। ता और री से मिलकर के, ता और र से मिलकर के बनता है त्र। इसी तरीके से होते हैं। ज और य से मिलकर के ज्ञ बनता है, ज और य से मिलकर के। आप इसे लिख लीजिएगा, छ किससे बनता है, च और
छ से मिलकर के बनता है, छ के नीचे हलंत रहेगा। त्र किससे मिलकर बनता है, ता और र के नीचे हलंत रहेगा, इससे मिलकर बनता है। ज्ञ किससे मिलकर बनता है, ज और य से मिलकर के बनता है। और स्र किससे मिलकर बनता है, स और र के नीचे हलंत रहेगा, इससे मिलकर बनेगा। इसे आप लिख लीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि छ किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है, छ का निर्माण किन किन व्यंजनों से होकर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं यह पहली क्लास रही है उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 भर्ती में हिंदी वर्णमाला की, और अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं मित्रों तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है, मैं अभी वर्तमान में अकेले आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मैं एक ही वीडियो आपको दे पाऊँगा। इसके लिए मुझे खेद है कि मैं आपका पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हो मैं आपके लिए आपकी सफलता तक साथ रहने वाला हूं। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, हर एक चीज़ आपको देने का प्रयत्न करूंगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। जो भी है मैं खुद आपके लिए करने का प्रयत्न करूंगा। और मेरा प्रयत्न अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है मित्रों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ भी हैं, आप फेसबुक पर हैं तो आप फेसबुक को शेयर करिए, आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ भी आप शेयर करिए, और आप अपने मित्रों को लेकर के हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर आप पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और वीडियो को लाइक करने के लिए मैंने कहा है। इस वजह से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो अभियान चलाया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के सपने को साकार करें और देश की रक्षा में अपना तन मन धन न्यौछावर करें। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।